हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आज मैं आप सबके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे यूजीसी नेट से रिलेटेड लेकर आई हूं। ठीक है, तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है, आपको अगर ये नहीं यूजीसी नेट के बारे में आपको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर देखिए तो प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इसको देखने का और अपना टाइम को वेस्ट करने का। ओके, तो अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और उससे पहले अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखियो ये जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, फ़िलहाल मैं अब 2020 की बात करेंगे क्या है, अभी तक कैसे चल रहा है ये यूजीसी नेट हमारा एग्ज़ाम। ये साल में 2 बार होता है, ज़्यादातर साल में 2 बार होता है। कभी कभी कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए हैं कि ये 1 बार हुआ है, लेकिन वैसे नॉर्मली ये 2 बार होता है, वो भी 2 शिफ्ट्स में। ठीक है, एक मॉर्निंग शिफ्ट रहती है आपकी, एक आपकी रहती है इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम है क्या। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसे क्लियर करके ना आप अपने लेक्चररशिप वाले ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही वो एग्ज़ाम है, ये जो आपको पीएचडी करने में, आपकी फ़र्दर स्टडीज़, जिसके स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर्स बनने के जिसके सपने हों, वो इस एग्ज़ाम से बिल्कुल पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम क्या है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एग्ज़ाम होता है आपका हमेशा। ठीक है, ये साल में 2 बार होता है, वो भी 2 शिफ्ट में होता है। ठीक है, अब ये बताती हूँ कि सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए आपको। सबसे पहले इसके लिए चाहिए आपको 55% मार्क्स आपकी मास्टर्स डिग्री में। ठीक है, तो आपकी मास्टर्स डिग्री में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी मास्टर्स डिग्री में। और या फिर 50% किसके लिए, जो कि आपके रिज़र्व्ड कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, जो आपके ओबीसी या और होते हैं एससी एसटी वगैरह, उनके लिए। ठीक है, और एक बात और, क्या इतनी अच्छी बात है ये वाली, कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल ईयर अपीयर कर रहे हों, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अपने आप को एक बार अपना अटैम्प्ट दे सकते हैं, भाई मैं कितना कर सकता हूँ। और नहीं होता है कोई बात नहीं, आप अगले साल फिर से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके साथ इसकी जो परसेंट, जो इसकी जो आपकी 55% जो इसकी एलिजिबिलिटी है, उसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन भी मिल सकता है अगर आपने पहले से ही पीएचडी कर रखी है। वो भी कब, आपकी मास्टर्स डिग्री जो है अगर 1991 से पहले हो चुकी है, तो आपको 5% का और रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे, जो है हमारी एज लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेआरएफ के लिए। जेआरएफ क्या होता है आपका, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो जेआरएफ क्या होता है, ये इसमें आपको जो यूजीसी नेट है ये आपको स्कॉलरशिप देता है और साथ ही आपको पीएचडी करवाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपकी एज है, आपकी मैक्सिमम एज इसके लिए है 30 ईयर्स होती है, कि आप 30 ईयर्स के बाद आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो 35 आपकी एज बोली जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको खाली नेट अगर करना है, अगर आपकी एज 35 पार हो गई है तो आप खाली नेट के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि नेट के लिए कोई भी आपकी एज बार नहीं है। आप किसी भी एज में, आप 50 की एज में दीजिए, आप 60 की एज में दीजिए, आपको जो एज हो और आपका मन है पढ़ने का, पढ़ाने का, तो आपके लिए कोई भी एज बार नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई एज बार नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए आपकी 30 ईयर्स की लिमिट है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। आपके जो नेट का एग्ज़ाम है, इसमें क्या होता है, बेसिकली 2 इसमें पेपर्स होते हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। सो क्या रहा, 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन हैं आपके 2 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स के ये हो गए। आफ्टर दैट पेपर 2 के 100 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो 200 इसके हो गए। तो टोटल आपका जो है 300 मार्क्स का पेपर होता है ये। और पहले इसकी टाइम ड्यूरेशन में बहुत
अलग क्राइटेरिया था, लेकिन अब जो रीसेंट क्राइटेरिया है वो क्या है आपका, कि आपको टोटल 3 आवर्स जो है वो एक साथ दिए जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि आपको फर्स्ट पेपर के लिए 1 आवर अलग से दिया जाता था, और फिर आपका 1 आवर जब ख़त्म हो गया है तो आपको पेपर 2 दिया जाता था 2 आवर्स के लिए। ठीक है, तो 3 आवर्स का तो तब भी था, बीच में आधा घंटा का आपको ब्रेक मिलता था। लेकिन अब क्या है, नई गाइडलाइंस के हिसाब से क्या है ये, कि आपको 3 आवर्स जो हैं वो इकट्ठे मिल रहे हैं। ठीक है, तो कितना अच्छी बात है ये, क्योंकि पेपर 1 में आपको पता ही है, पेपर 1 कई बार लेंदी होता है, आपके DI उसमें होते हैं, आपके पैराग्राफ्स उसमें होते हैं, तो और ये स्कोरिंग भी बहुत है पेपर 1। तो ऐसा कर सकते हैं ना, आपके पेपर 1 के लिए आप थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लीजिए, और पेपर 2 तो मोस्टली थ्योरी ही है, वो आप जल्दी जल्दी अपना पढ़िए और आगे समझते जाइए और टिक करते जाइए। तो 3 आवर्स जो हैं, 3 आवर्स को भी बहुत अच्छे से आपको स्ट्रैटेजी बनाकर यूज़ करना है, वरना आपका एग्ज़ाम जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए भी मैं एक और वीडियो डालने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ आपके लिए। सभी आपने देखा होगा, सभी एग्ज़ाम्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग तो रहती रहे, लेकिन यहाँ आपकी नेट के एग्ज़ाम्स के लिए आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका बेसिकली हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर हैं। ठीक है, और सभी आपके जो क्वेश्चन हैं वो कैसे होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ, वैसे मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस बताने वाली हूँ, वो भी फुल डिटेल में। ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, मतलब मिलेगा, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में मैं पेपर 1 का डिस्कस करने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 का। क्योंकि पेपर जो दोनों पेपर्स का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है, और एक वीडियो में हम इतना ही कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले तो आपको ओवरव्यू दे रही हूँ पेपर 1 का, वो भी। ठीक है, पेपर 1 का आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। कैसे, देखो, पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी टीचिंग एटीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड है आपकी, फिर है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, फिर है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ है आपका कम्युनिकेशन, फिफ्थ है आपकी रीजनिंग, जिसमें आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग भी इंक्लूड है, फिर सिक्स्थ है आपका लॉजिकल रीजनिंग, सेवन्थ है आपका DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि आपका ICT बोलते हैं इसे। 9th यूनिट है आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट, और 10th यूनिट है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपका पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ आता है। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये आप समझ ही सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े हो गए हैं अब आप। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डिटेल्ड सिलेबस के पास। ठीक है, तो ये है आपका पेपर 1 का बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस, जिसमें एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है ऐड करने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे, आप सभी के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, वो भी आपके फुल सिलेबस के, भाई कहाँ कहाँ से मुझे सिलेबस इकट्ठा करना है, कैसे कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको फुल सिलेबस आपका बता रही हूँ। ठीक है, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस है। आपका टीचिंग है, जिसमें सबसे पहले तो है टीचिंग। टीचिंग में क्या क्या आपका कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी, जिसके लेवल ऑफ टीचिंग में आपका मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव आता है। ठीक है, फिर आपके इसके करेक्टरिस्टिक्स टीचिंग के, आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स टीचिंग के क्या क्या हैं वो सब है इसमें। आपका लर्नर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो है इसमें। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, ये है इसमें। और एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ये है आपके करेक्टरिस्टिक्स उसके। ठीक है, फिर आपका टॉपिक क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चाहे तो आप इसे कहीं नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको आप टॉपिक उठाते जाइए और अपनी तैयारी शुरू करते जाइए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। इसमें फुल सिलेबस है ये, कोई भी टॉपिक इसमें छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर है आपका
फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग है आपका रिलेटेड टू टीचर्स, जो आपके टीचर से रिलेटेड है, ठीक है। आपके लर्नर हैं, भाई लर्नर्स क्या है, सपोर्ट मटेरियल क्या है आपका, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या है, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, और आपके इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग वो क्या हैं। फिर आते हैं आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है। ध्यान से टॉपिक को देखिए, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ठीक है। फिर आपका आता है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, जिसमें आपका स्वयं प्रभा और मॉक्स यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आपका इसमें अच्छा 1 मिनट, आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, जिसमें आपके ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड क्या क्या इसमें सिस्टम्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट्स क्या है, सिस्टम इन हायर एजुकेशन, ठीक है, क्या है आपका ये इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन है आपका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या है, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है। तो ये था आपका यूनिट 1 का सिलेबस। अब हम चलते हैं यूनिट 2 के पास, ठीक है। ये देखिए यूनिट 2 का क्या सिलेबस है आपका, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे। रिसर्च में क्या है आपका, मीनिंग, टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। फिर है आपके मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्शन, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। फिर आपका थीसिस है एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स, ठीक है। ये था आपका रिसर्च का। और अब है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन में तो आपको पता ही है, नॉर्मल आपको पैसेज दिया जाएगा जिसके आपको क्वेश्चंस के आपको आंसर्स ढूंढने होंगे और एंड ऑल दैट, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ, पैसेज ऑफ टेक्स्ट इज़ गिवन, क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड, ठीक है। फिर चलते हैं आपका यूनिट 4 पे जो है कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन में क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके, कम्युनिकेशन में आपके टॉपिक्स हैं मीनिंग, टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आपका आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें एक आपका टॉपिक और है मास मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स इसमें नए जुड़े हैं क्योंकि 2020 के एग्ज़ाम है, कुछ सिलेबस इसमें पहले से ही जुड़ गया है और ये अपडेटेड सिलेबस है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम अब नियर बाय है और आपको सारी तैयारी थोड़े थोड़े टाइम में ही करनी पड़ेगी। आपका यूनिट 4 क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्या आता है आपका, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। मैंने रीजनिंग की कुछ वीडियोस भी डाली हुई हैं अपने चैनल पर, तो आप प्लीज़ उन्हें देख सकते हैं। कुछ कुछ उसमें टॉपिक्स हैं, उसमें नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़, ये दो तो उसमें बिल्कुल मैंने बहुत एक्सप्लेन में समझाए हुए हैं कि आपको कभी कहीं और से सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलते हैं, टाइप्स ऑफ रीजनिंग है, नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्या है आपका, इसमें फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये बचपन से ही करते आ रहे हैं हम, ठीक है ना, तो कोई इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत ही इजी सिलेबस है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का। रेशियोज़ हैं, प्रोपोर्शंस हैं एंड परसेंटेज है, प्रॉफिट्स एंड लॉस है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेजेस हैं, ठीक है। फिर आपके आती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है पढ़ते हैं पहले, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। लॉजिकल रीजनिंग जो है थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा लेकिन ये स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है, आपको ध्यान बहुत देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म है, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रपोजिशन है, मूड एंड फिगर्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज़ हैं, यूज ऑफ लैंग्वेजेस हैं, आपकी कॉनोटेशंस हैं, डिनोटेशंस हैं ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, इवैल्यूएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग
डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग है आपकी एनालॉगीज़ हैं इसमें, ठीक है। फिर आपके वेन डायग्राम्स हैं इसमें, सिंपल एंड मल्टीपल यूजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग, ठीक है, एंड वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये है इसमें। फिर आपका इंडियन लॉजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, ठीक है। अब जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 1-2 साल में, उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आ रहा है। इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणास, प्रत्यक्ष परसेप्शन, अनुमान इन्फ्रेंस, उपमानास, कंपैरिजन, शब्द वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपति इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि नॉन अप्रीशन, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना दैट इज इन्फ्रेंस, व्याप्ति, और व्याप्ति क्या है आपकी, इनवेरिएबल रिलेशन है, ठीक है। और इसमें आपके और टॉपिक्स भी हैं, हेत्वाभास, फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस है। अब आपका यूनिट 7 है जो कि है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये तो नॉर्मल ही है, इसमें फिर भी बता देती हूँ। सोर्सेज आपके एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कोई भी डाटा आपका दिया जा सकता है इसमें, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा हो सकता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, वो बार चार्ट हो सकता है, वो हिस्टोग्राम हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, टेबल चार्ट या फिर लाइन चार्ट, कोई भी हो सकता है। आपको वो मैपिंग ऑफ डाटा जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस, कुछ भी हो सकता है वो इसमें से, ठीक है। चलते हैं आपका यूनिट 8 जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपकी ICT है, ये आपका कंप्यूटर्स है ये, ठीक है। ICT में क्या क्या है टॉपिक्स, जनरल एब्रीवेशंस जो है उसके लिए तो आपको हमेशा ही तैयार रहना चाहिए, एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस, ये है आपका कंप्यूटर्स का टॉपिक्स। फिर आपकी नाइन्थ यूनिट है पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है इसमें, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपका ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, आपका वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वेस्ट, सॉलिड लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डस इलेक्ट्रॉनिक, सब है इसमें, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, इम्पैक्ट्स ऑफ pollutants on human health, natural and energy resources, solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forest, natural hazards and disasters, mitigation strategies, environmental protection act 1986। फिर है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रायो सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये आपका आता है इसमें, ठीक है। फिर अब थोड़ा सा ही टॉपिक रह गए हैं इसमें, क्योटो प्रोटोकॉल आपको हर बार आता है ये, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। ये था आपका यूनिट 9 का सिलेबस। अब ये है आपका यूनिट 10, लास्ट यूनिट आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम। अभी हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, तो इसमें हिस्ट्री आ जाती है आपकी एजुकेशन सिस्टम की, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट डिपेंडेंस इन इंडिया, फिर ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, ठीक है। फिर क्या टॉपिक्स हैं इसमें देख सकते हैं आप, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन बहुत बड़ा आ जाता है, एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज़ हैं आपकी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पेपर 1 का सिलेबस। और इस पेपर 1 के लिए तो मैं सबसे अच्छी बुक आपको बताऊंगी, ये हो सकती है आपकी, बल्कि है आपकी KVS मदान, तो KVS मदान ही परचेज़ कीजिएगा आप, ये बहुत अच्छी बुक है और आपकी पूरी तैयारी पेपर 1 की इससे हो जाएगी। और साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है आपका नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।